BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा विषय सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा पाठ 15वां लेसन नंबर 15 साउंड पार्ट सेकेंड अर्थात ध्वनि, जिसका दूसरा भाग हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, इस ध्वनि पाठ में अब तक हमने जो देखा वह मुद्दे कौन से थे। तो हमने देखा ध्वनि का निर्मित करने वाले साधन, किस तरह कंपन द्वारा विविध स्रोतों से ध्वनि की कंपन होती है, ध्वनि कैसे सुनाई देती है, उसके बाद ध्वनि कैसे आगे बढ़ती है लहर द्वारा, और ध्वनि और संगीत का क्या संबंध है, इस पर हमने चर्चा की। उसके बाद ध्वनि क्षेपक द्वारा ध्वनि का निर्माण, यह चर्चा हमें करनी है। तो हमारी जो आज की चर्चा है वो कौन सी होगी? तो हमारी आज की चर्चा होगी ध्वनि क्षेपक यानी लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि। उसमें हम देखेंगे ध्वनि क्षेपक यानी लाउड स्पीकर की रचना सामान्य तौर पर वह बनी कैसे होती है। उसके बाद हम जानेंगे ध्वनि संचरण का माध्यम क्या है, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होती है, सुनाई देती है। तो हम चर्चा करेंगे लाउड स्पीकर ध्वनि क्षेपक द्वारा निर्मित ध्वनि की। तो जैसा कि जानते हैं बच्चों कि हमारे घरों में किसी न किसी रूप में एक छोटा बड़ा लाउड स्पीकर होता ही है। मोबाइल के स्पीकर को देख लीजिए, या आपके पास टीवी है, या म्यूज़िक सिस्टम है, गाना सुनने का शौक़ है, रेडियो है, तो वहाँ पर हम ये लाउड स्पीकर देखते हैं। और अगर ध्यान से उसे देखें तो उसके पर्दे में कंपन होती है। वो लगा किस में होता है? तो ध्वनि क्षेपक जो है वह एक किसी बक्से में बंद होता है, जिसके कारण हमें ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। तो ये देखिए, एक बक्सा है, लकड़े का सामान्य तौर पर होता है, प्लास्टिक का भी होता है। उसमें स्पीकर को फिट किया जाता है और उसमें से तार पीछे कनेक्शन करने के लिए बने होते हैं। इस प्रकार इसकी एक फिटिंग रचना है स्पीकर की बॉक्स के अंदर स्पष्ट ध्वनि सुनाई देने के लिए। यह है ध्वनि क्षेपक यानी लाउड स्पीकर जो कि बक्से में फिट है। जो अलग से निकालने पर इस तरह से दिखाई देगा। बाहर एक पर्दा है जिसमें कंपन होता है, और पीछे एक आवरण है, उसके अंदर चुंबक है। चुंबक के अंदर कॉइल कुंडली होती है, और फिर यह कंपन होने के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो उसमें जो कागज है, पर्दा है, उसमें कंपन, अगर वो पर्दा नहीं है, पर्दा फट गया, पर्दा निकल गया, तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी क्योंकि कंपन ही नहीं होगा।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी लाउड स्पीकर या ध्वनि क्षेपक के लिए। तो रचना कैसी है? तो ये एक चुंबक है। चुंबक के ऊपर एक आवरण लगाते हैं, कागज या प्लास्टिक का गोल, और उसके ऊपर कुंडली तार लगाते हैं इस तरह से कि वह इस चुंबक पर सरक सके आसानी से। तो कुंडली लगाने के बाद कुंडली का दोनों सिरा तार का बाहर निकलता है। ये कुंडली है, कॉइल है और चुंबक है, परमानेंट स्थायी चुंबक। फिर एक धातु का कवच बना होता है जिसमें इस कॉइल, चुंबक और पर्दे को लगाया जाता है। इस तरह से बना है वह। ये बाहरी आवरण है, इसके अंदर ये चुंबक जाएगा और जो बाहर का फ्रेम है गोल दिखाई दे रहा है आपको वृत्ताकार, वहाँ पर एक पर्दा लगता है। यह पर्दा उसमें फिट। इसकी फिटिंग किस तरह से होती है? ध्यान से देखिए, यह आवरण है, इसके बीच में जो कैप है उसके अंदर यह कॉइल और यह चुंबक लगता है अंदर से, और फिर यह पर्दा जो बीच में इसमें छेद होता है वह इस कॉइल को, जो कागज का कॉइल है जिस या प्लास्टिक का आवरण उसके ऊपर कॉइल लगा है, वह पूरा बेलनुमा रचना इस पर्दे में फिट हो जाती है और वह कागज ऊपर नीचे सरकता है कॉइल के कारण। तो पर्दा उससे चिपका होने के कारण वह भी आगे पीछे सरकता है। कॉइल कुंडली का दोनों सिरा एम्पलीफायर मशीन की तरफ जाता है जहाँ से विद्युत तरंगे या विद्युत ऊर्जा इस तार में से आती हैं और कॉइल को में प्रवेश करती हैं यह विद्युतीय ऊर्जा। जब ऊर्जा इसमें आती है, कॉइल में क्या होता है, किसी भी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है और पहले से उसमें एक चुंबक है, तो दोनों विपरीत ध्रुव जब वहाँ पर क्षेत्र टकराते हैं तो कॉइल में कंपन उत्पन्न होती है। तो कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चुंबकीय क्षेत्र और स्थायी चुंबक के विपरीत ध्रुवों के कारण कुंडली में कंपन होने लगता है और कुंडली से जुड़े पर्दे में भी फिर कंपन हो जाता है क्योंकि पर्दा उसी से जुड़ा हुआ है। और जब पर्दे में कंपन होगी तो निश्चित है कि हवा के कणों में भी कंपन होगी और वहाँ से निर्मित ध्वनि दूर तक जाती है। इस तरह से ध्वनि क्षेपक द्वारा ध्वनि निर्मित होती है। अब ये ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग माध्यम से गुजरती है। तो ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनि तरंगे चारों ओर फैलती हैं। एक स्थान पर उत्पन्न ध्वनि दूसरे स्थान पर हमें सुनाई देती है। इस प्रकार ध्वनि के फैलने को ही ध्वनि का संचरण कहते हैं। तो निश्चित है कि ध्वनि एक स्थान पर उत्पन्न होती है और फिर दूर तक पहुंचती है, हमारे कानों तक आती है किसी न किसी माध्यम से। यहाँ पर हवा में धूल के कण जो हैं या गैस है, उसके अणु हैं, उनके कारण हमें यह सुनाई देता है। उनमें उत्पन्न कंपन के कारण वह ऊर्जा हमारे कानों तक पहुँचती है। इस तरह से कंपित होकर हमारे कानों तक यह पहुँचती है। कण वही रहते हैं, कणों में ऊर्जा, कंपन के कारण वो ऊर्जा स्थानांतरित होती है और एक कण से दूसरे कण में पहुँचते पहुँचते हमारे कानों तक पहुँचती है। लेकिन क्या हम ऐसे हवा में खुलेआम ही हम सुन पाते हैं ध्वनि को? क्या और किसी माध्यम से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकती है? तो प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ है बच्चों कि खाली पाइप है जिसमें गैस है, हवा है, और एक पाइप जिसमें पानी भरी हुई है और एक ठोस छड़ है। अगर उसके एक सिरे पर ध्वनि उत्पन्न की जाए तो दूसरे सिरे पर कान लगाने पर ध्वनि सुनाई जरूर देती है। लेकिन जो खोखली नली है उसमें तरंगे धीमी गति से उठती हैं, जबकि पानी में थोड़ी तेज गति से और ठोस में ज़्यादा तेज गति से तरंग उत्पन्न होती है। इसका मतलब हुआ कि हवा में ध्वनि का जो
वेग है वो थोड़ा कम है, पानी में थोड़ा तेज है और ठोस में और ज़्यादा तेज है। तो बिना माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित नहीं हो सकती। कंपन होना चाहिए और माध्यम चाहिए, तभी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। हवा में वेग कम होता है, पानी में थोड़ा ज़्यादा, ठोस में उससे भी तेज होता है। आप एक सिंपल प्रयोग हम लोग करके देख लेते हैं, बचपन में किया भी होगा। थोड़ी दूर पर खड़े दो बच्चे अगर बात करें, इतनी दूर खड़े रहें कि अगर हम बहुत धीरे धीरे बात करें तो वहाँ तक वो हवा दो में पहुँच ही नहीं पाती। बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे तो दूर का जो बच्चा है, दोस्त है, मित्र है, वो हमारी आवाज़ सुन लेता है। लेकिन इस तरह खोखले कप द्वारा प्रयोग करके हम धागे से उसको बांधें, कप में बीच में छेद करके गांठ मारकर हम एक तरफ से बोलें और दूसरा एक तरफ कान में सुने, तो धीरे धीरे बोलने पर भी वह हमारी आवाज़ को सुन लेता है। कैसे सुन लिया? तो ये जो ठोस है, धागा है, उसके अंदर तरंगे तेजी से और स्पष्ट रूप से जाती हैं, दूर तक जाती हैं और हमें सुनाई देता है। तो ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से भले हो, लेकिन ठोस में वह तेजी से होता है। तो तीनों में अलग अलग गति से वह लहरें उठती हैं। तो संचरण ठोस में सबसे तेज होता है, द्रव में मध्यम और गैस में कम होता है। धागा अगर टूट जाए, माध्यम निकाल लिया जाए, तो उतने ही धीमे गति से बोलने पर सामने वाला व्यक्ति हमारी आवाज़ नहीं सुन सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर हवा है ही नहीं, निर्वात है, कोई गैस नहीं है, जैसे कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, गैस है, तो पृथ्वी पर हम बात करते हैं तो एक दूसरे से तो सुनाई देती है। लेकिन पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जाने पर, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो वहाँ पर हम कितने भी पास से बोलें, हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो पृथ्वी पर हम क्यों सुन पाते हैं? क्योंकि चारों तरफ वायुमंडल है, हवा का माध्यम है। बाकी पृथ्वी के ऊपर, वायुमंडल से ऊपर कोई माध्यम नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल शांत। तो अंतरिक्ष में हम किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं सुन सकते। तो वायु रहित स्थान में, वैक्यूम स्थान में ध्वनि का संचरण बिल्कुल नहीं होता। हम पृथ्वी पर भी किसी जगह पर अगर वायु को हटा दें वहाँ से और उस जगह पर अगर ध्वनि निर्मित हो रही है तो हमें सुनाई नहीं देगा। इसका प्रयोग बेल द्वारा किया गया। यह बेल जार में हम कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ध्वनि निर्मित करने वाला एक साधन है, टेलीफोन रिंगर, और हमारे कानों तक सुनाई देता है, लेकिन उसको अगर हम कांच से इस तरह से ढक दें पूरी तरह से कि उसमें हवा न जा सके और उसमें से हवा को पंप द्वारा खींच के बाहर निकाल लिया जाए हवा को, तो क्या होगा? क्या यह रिंग हमें सुनाई देगा? बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। वह अंदर ही अंदर बजेगा, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि कोई माध्यम ही नहीं है, हवा भी निकाल लिया उसमें से। तो इस तरह निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, तो ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। तो जहाँ पर हवा भी ना हो, कोई गैस ना हो, वह निर्वात जगह है, वहाँ पर ध्वनि का संचरण बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम बहुत ही जरूरी है। तो अब हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहाँ पर से हमने माध्यम को हटा लिया है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। तो ध्वनियाँ कम अधिक होती हैं, तो हमारे कानों को प्रिय ध्वनि हमें अच्छी लगती है, सुरीली लगती है, जबकि तेज ध्वनियाँ जो कि हमारे कानों को तकलीफ देती है, हमें पसंद नहीं आती हैं, उसे हम शोर कहते हैं। और लगातार इस तरह शोर होता है
तो हम उसे प्रदूषण कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण। और यह अक्सर आपने देखा होगा, ट्रैफिक जाम, लाउड स्पीकर, डीजे, शोर शराबा, गाड़ी की आवाज़, इंजन की आवाज़ लगातार कहीं से आ रही है, कारखाने में मशीन लगातार चल रहे हैं, तो वह धीरे धीरे शोर लगने लगता है और हमारे कानों को तकलीफ़ देती है, जिससे सर दर्द, जी मिचलाना, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हो सके तो हमें आवश्यकता अनुसार हमेशा सामान्य ध्वनि ही के बीच रहना है और ज़्यादा शोर उत्पन्न करने वाले ध्वनि स्रोतों का उपयोग नहीं करना है। तो जो आवाज़ ध्वनि कानों को कर्कश लगती है उन्हें हम शोर कहते हैं, और लगातार शोर हो रहा है तो वह ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेता है। चलिए, अब हमने जो भी पाठ देखा, अभी जानकारी हासिल की ध्वनि के बारे में, उससे संबंधित एक दो प्रश्न लेते हैं स्वाध्याय का। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, कुछ वाक्य आएंगे, उनमें हमें शब्दों को भरना है। ध्यान से पढ़ेंगे। पहला, ध्वनि तरंग के उच्च दाब और घनत्व वाले भाग को खाली जगह है कहते हैं, तो कम दाब और कम घनत्व वाले भाग को फिर खाली जगह है कहते हैं। ये कहाँ से आपको मिलेगा? हम इसको ट्यूनिंग फोर्क, याद है ना, स्वरित्र द्विभुज में ये हमने देखा किस तरह हवा के कण एक तरफ संपीड़ित होते हैं, अधिक घनत्व होता है, दाब बढ़ता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। और जहाँ पर वो विरल होता है, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, उसे हम विरलन कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, ध्वनि के निर्माण और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? तो अभी हमने देखा अंत में कि ध्वनि का निर्माण और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता बहुत जरूरी है, तो होती है। अगला है, किसी ध्वनि तरंग में 1 सेकंड में बनने वाला विरलन और संपीड़न की कुल संख्या, विरलन और संपीड़न मिलाकर एक पूरा तरंग होता है, एक पूरी आवृत्ति होती है। तो विरलन और संपीड़न की कुल संख्या 1000 है, तो इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो 1 सेकंड में 1000 है, इसका मतलब 1000 हर्ट्ज आवृत्ति है इस ध्वनि तरंग की। अगला है, अलग अलग सुरों के लिए ध्वनि तरंगों की अलग अलग होती है। क्या अलग अलग होती है? आवृत्ति अलग अलग होती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग ध्वनि तरंगे, अलग अलग सुर निकलते हैं। इसके बाद है ध्वनि क्षेपक। लाउड स्पीकर के बारे में हमने जाना। ध्वनि क्षेपक में खाली जगह है, ऊर्जा का रूपांतरण फिर ऊर्जा में होता है। किस ऊर्जा से किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो ध्वनि क्षेपक बिना विद्युतीय तरंग ऊर्जा के से वह नहीं चल सकती, तो विद्युतीय ऊर्जा उसमें जाती है तो हमें ध्वनि सुनाई देती है, उसका रूपांतरण ध्वनि में होता है। तो खाली जगह में आएगा, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। अगला स्वाध्याय हम लेते हैं। स्वाध्याय है जोड़ियाँ मिलाओ, और बहुत आसान है। जो भी हमने अभी जाना और जो कुछ अंदाज़ा लगाएंगे, जो कुछ हमने समझा, उससे कोशिश करेंगे जोड़े मिलाने की। सबसे पहले 2 भाग हैं यहाँ पर। एक भाग में लिखा है मानवीय स्वर यंत्र, ध्वनि क्षेपक यानी लाउड स्पीकर, जल तरंग यह वाद्य यंत्र है, स्वरित द्विभुज आपने देखा ट्यूनिंग फोर्क, और तानपुरा यह भी एक वाद्य यंत्र है। दूसरी तरफ है धातु की भुजाओं में कंपन होना, हवा के स्तंभ में कंपन होना, स्वर तंतु में कंपन होना, तारों में कंपन होना, पर्दे में कंपन होना। ये सभी में कौन सी जोड़े मिलाएंगे? पहला है मानवीय स्वर यंत्र। तो हमारे गले में स्वर यंत्र है,
आवाज़ कैसे आती है, तो स्वर तंतु में कंपन होता है। हमने इसे देखा, चित्र द्वारा समझा था। तो मानवीय स्वर यंत्र में आवाज़ कब आती है? ध्वनि स्वर तंतु में कंपन होने पर। दूसरा ध्वनि क्षेपक लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में हमने देखा पर्दे में कंपन होता है, उसके पर्दे में कंपन होने पर ध्वनि क्षेपक से आवाज़ ध्वनि आती है। तीसरा जल तरंग यानी पानी रखकर बनाया गया यह यंत्र है। अलग अलग कप में आधा आधा आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी रखकर उसे तो चम्मच से ठोक कर बजाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हवा के स्तंभों में कंपन होता है। जो कप के हवा खाली जगह है उसमें कंपन होता है, तो हमें जल तरंग की आवाज़ सुनाई देती है। स्वरित्र द्विभुज आपने देखा, ट्यूनिंग फोर्क में 2 भुजाएं हैं। धातुओं की भुजाओं में कंपन होता है, तो वहाँ पर ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। और तानपुरा में तारों में कंपन है ना, उसमें तार लगे होते हैं, तो तारों में कंपन होता है और फिर ध्वनि तरंगें निर्मित होती हैं। तो इस तरह से हमने यह घटक देखा, ध्वनि। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।